हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉफुल ईयर्स। और हमारी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जो क्लास सीरीज है वो कंटिन्यू करते हुए आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 11। तो सेक्शन 11, देखो सिंपल सी बात है। हम एक वर्ड पढ़ते हैं कॉम्पिटेंसी। अगर तुम एग्जाम देने की भी बात करते हो तो हम यही कहते हैं कि अगर आपने लॉ का एग्जाम देना है या आपने सीयूईटी का भी एग्जाम देना है या आपने कोई भी एग्जाम देना है तो एक मिनिमम एज क्राइटेरिया आपका होता है। और कुछ बेसिक चीजें होती हैं, जैसे आपके पास सोचने समझने की ताकत होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग का स्किल होना चाहिए, और आप लीगली डिस्क्वालिफाइड नहीं होने चाहिए। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे और आज हम करेंगे सेक्शन 11। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 11 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता ही आता है, वैसे भी इंपॉर्टेंट है सभी जगह। चलो बात करते हैं कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 11 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। देखो बच्चे, इसे ऐसे समझो, पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ते क्यों हैं, क्योंकि अगर हम सवाल पूछना बंद कर देंगे तो फिर हमें प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब तुम्हारे दिमाग में सबसे पहला सवाल ये आना चाहिए कि मैम ठीक है, हम कॉम्पिटेंसी पढ़ रहे हैं, लेकिन ये कॉम्पिटेंसी का सेक्शन आया क्यों है और कहाँ से आया है। तो एज फार एज वी ऑल नो कि हमारा जो लीगल सिस्टम है दो तरह के लीगल सिस्टम से ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। फर्स्ट है रोमन लॉ और दूसरा है कॉमन लॉ। तो रोमन लॉ और कॉमन लॉ दोनों का ये इन्फ्लुएंस है, जिन्होंने मतलब आप इसे समझ लो कि रोमन लॉ ने रिकॉग्नाइज करा था कि हाँ, लीगल कैपेसिटी होनी चाहिए किसी भी तरह का कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, ताकि हम उस चीज के ऊपर एक्शन ले सकें। और यही फिलॉसफी वेस्टर्न लीगल सिस्टम ने एक टाइम के बाद अप्लाई करी, इम्प्लीमेंट करी, और वही फिलॉसफी कॉमन लॉ सिस्टम ने भी फॉलो करी। और इसे बेसिकली तुम देखो तो इसे ऐसे समझ लो कि ये कॉन्सेप्ट इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट के लिए नहीं आता था, मतलब सीधा हमने कॉन्ट्रैक्ट लॉ में नहीं इंट्रोड्यूस कर दिया था। सबसे पहले इसे इंट्रोड्यूस करा गया था जब हम गवाह पेश करते हैं, मतलब टेस्टिमनी के लिए लोग आते हैं। तो तुमने देखा होगा कि जब हम गवाह को पेश करते हैं, पहले वो कसम खाता है, मैं जो कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। फिर वो उससे जो सवाल पूछे जाते हैं वो जो सवाल होते हैं वो सिर्फ इसीलिए पूछे जाते हैं कि क्या वो कॉम्पिटेंट है उनका आंसर देने के लिए। तो तुम जब इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ते हो ना, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि कौन कौन से विटनेसेस कॉम्पिटेंट होते हैं गवाही देने के लिए। उसमें बच्चे का भी आता है, ओल्ड एज का भी आता है, इवन जो लोग बीमार होते हैं या जो थोड़े मेंटली रिटार्डेड होते हैं, क्या वो कॉम्पिटेंट विटनेस बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं। तो कॉमन लॉ का सिस्टम विटनेस से शुरू होता है, और धीरे धीरे ये प्रोविजन रिटर्न में फिर हमें इंट्रोड्यूस करके दे दिया जाता है कि कौन से लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और कौन से नहीं कर सकते हैं। तो सेक्शन 11 का रैशनल क्या है, इसे ऐसे एक और तरीके से भी समझ सकते हो। ये तो तुमने पढ़ लिया कि एंशियंट रूट्स क्या है, कि रोमन लॉ है और कॉमन लॉ है। लेकिन अगर कोई तुमसे सवाल पूछ ले ऐसे ही कि भाई तू मुझे बता आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल है जो सेक्शन 11 के साथ रिलेट करके पढ़ा जा सकता है, तो वो सवाल ये है और उसका जवाब ये है कि आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये कहता है, क्या कहता है, द स्टेट shall not deny to any person equality before law or equal protection of law within the territory of India। ठीक है। अब आर्टिकल 14 का एक छोटा सा टाइटल क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो कानून के सामने सब समान है। तो जब हम समानता की बात करते हैं तो फिर हर एक बंदा कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है, तो यही एक रैशनल है। अब ध्यान से समझना, कानून सबको समानता का अधिकार तो देता है, लेकिन साथ में एक एक्सेप्शन भी क्रिएट कर देता है कि भाई जो जैसा होगा उसको वैसा ट्रीटमेंट भी दिया जाएगा ना। अब छोटा बच्चा है, अब छोटे बच्चे को थोड़ा ना तुम क्रिमिनल लायबल मान सकते हो, क्योंकि छोटा बच्चा एक पॉइंट तक तो जानता ही नहीं है, उसका माइंड ही डेवलप नहीं हुआ है, उसका आईक्यू डेवलप नहीं हुआ है, तो वो कैसे उस चीज के लिए लायबल हो सकता है। तो आर्टिकल 14 रैशनल है तुम्हारा, और यू कैन से इट्स द मोर लॉजिकल एक्सप्लेनेशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कि सेक्शन 14 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्यों हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा है और उसके ओपनिंग वर्ड्स किस तरह से हमें अलाउ करते हैं। अब ध्यान से देखो रैशनल क्या है। देखो आर्टिकल 14 ड्यू प्रोसेस की बात करता है, फेयरनेस की बात करता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी बच्चा या जो भी बंदा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो उसे समझ सकता है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को, और उसमें मीनिंगफुली पार्टिसिपेट करके अपने फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट कर सकता है, ताकि कल को उसका कोई राइट वायलेट ना हो। दूसरा, जो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट करा है उसे सोचने समझने की जो तुम्हारी शक्ति है, उसके ऊपर जो डिसीजन मेकिंग स्किल है, कहीं तुम वनरेबल तो नहीं है, कहीं तुम्हें कोई इमोशनली मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा है, कहीं तुम्हें फाइनेंशियली मैनिपुलेशन तो नहीं किया जा रहा है, कहीं तुम्हें किसी और तरीके से किसी भी तरीके से मैनिपुलेट तो नहीं किया जा रहा है। आपके
लैक ऑफ अवेयरनेस का फायदा तो नहीं उठाया जा रहा है। ये सारी चीजें, ये आर्टिकल 14 है जो आपको प्रोटेक्ट करता है, और उसी के बेसिस पर सेक्शन 11 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इंट्रोड्यूस करा गया है। और सबसे सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है बच्चे, आर्टिकल 14 और हमारा जो प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो एक वर्ड यूज करता है, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। तो डिग्निटी का मतलब हो गया कि भाई तुम जो काम कर रहे हो उसके लिए ये तो नहीं है कि तुम बाद में पछताओ कि किसी अनफेयर मीन से काम करा है या अनरिलायबल सोर्स के थ्रू काम करा है, तो तुम्हारा अगर कुछ हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस केस में भी तुम्हें प्रोटेक्शन दिया जाता है, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जब हम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर रही हूँ चीजों को। देखो मैंने तुम्हें क्या समझाया, मैंने तुम्हें ये समझाया कि आज हम करेंगे सेक्शन 11 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। और पहले मैंने तुम्हें बताया कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की रूट्स कहाँ से आती हैं सेक्शन 11 की, रोमन लॉ और कॉमन लॉ। फिर उसके बाद मैंने तुम्हें बताया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है जो सेक्शन 11 के साथ रिलेट करके पढ़ा जाता है, और आर्टिकल 14 है। और आर्टिकल 14 बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ की। अब देखो सेक्शन 11 मैंने बेयर सेक्शन लिखा हुआ है जो आपको बेयर एक्ट में दिया जाता है। अब इसका एक एक वर्ड समझो। इसकी ओपनिंग लाइन है एवरी पर्सन। एवरी पर्सन, तो एवरी तो एक पॉजिटिव इंग्लिश वर्ड है, तो एवरी का मतलब हो गया हर एक बंदा। तो आर्टिकल 14 का एप्लीकेशन यहां आता है। एवरी पर्सन, पर्सन मतलब चाहे वो नॉर्मल नेचुरल पर्सन है, चाहे वो लीगल पर्सन है, चाहे वो कंपनी है, चाहे वो आप है। तो एवरी पर्सन कैन एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इफ, अब ध्यान से समझना, आर्टिकल 14 तुम्हें कहता है सबको समानता का अधिकार है, लेकिन का मतलब क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पे शर्तें लगा दी गई हैं कि हर एक बंदा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन अगर उसने एज ऑफ मेजोरिटी को अटेन कर लिया है। तो विच इज अ सब्जेक्ट का मतलब हो गया बच्चे कि वो जिस भी देश में रहता है उस देश के लॉ के हिसाब से एज ऑफ मेजोरिटी उसने अटेन कर ली है, एंड इज ऑफ साउंड माइंड, सही सलामत दिमाग का है, एंड इज नॉट लीगली डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ टू विच ही इज अ सब्जेक्ट। मतलब वो जिस भी देश में रहता है उस देश के हिसाब से उसमें कोई लीगल डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में ये बताऊं, जब कोई इंसान जेल चला जाता है तो उसकी सारी फंडामेंटल फ्रीडम खत्म हो जाती है, वो पर्सनल कैपेसिटी में कॉन्ट्रैक्ट करने लायक नहीं रहता है। तो जो बंदा जेल गया हुआ है उसे हम बोलते हैं कन्विक्ट। तो कन्विक्ट इज लीगली डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब इस पे आप एग्जांपल जाओ, सोचो क्या आप लिख सकते हो इसमें। जैसे लालू प्रसाद यादव को जब कन्विक्ट करा गया था चारा घोटाला केस में, उसके ऊपर 5 साल का बैन लगा दिया गया था, तो वो किसके अंडर आया कि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, सेक्शन 11 के अंडर। ठीक है, तो कन्विक्ट वोट भी नहीं दे सकते। तो अब हम बात करते हैं माइनर कौन होता है। माइनर, इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 का सेक्शन 3 माइनॉरिटी को डिफाइन करता है। ये सिंपल भाषा में ये कहता है कि जो कोई भी इंसान इंडिया में रहता है वो 18 साल का जब हो जाता है वो मेजर हो जाता है, उससे पहले नहीं। लेकिन अगर उस बच्चे के लिए कोई लीगल गार्जियन कोर्ट ने अपॉइंट करा हुआ है तो उस केस में उसकी एज ऑफ मेजोरिटी 21 ईयर्स होगी। और ये 18 और 21 साल कब कैलकुलेट करे जाएंगे, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, डेट मतलब जैसे आप 6 जून को पैदा हुए तो 6 जून इंक्लूड करी जाएगी पूरा दिन। ठीक है, जब आपके 18 ईयर्स को कैलकुलेट करा जाएगा। तो अगर मैं तुम्हें ये बोलूं सिंपल भाषा में कि तुम पेपर में कैसे लिखोगे, फ्लो चार्ट बनाना सिखाया ना मैंने तुम्हें, तो तुम पहले सेक्शन 11 पूरा लिख दोगे, फिर उसके बाद माइनॉरिटी का कॉन्सेप्ट डिफाइन करोगे, फिर उसके बाद मेजर पार्ट पर जब तुम आओगे तो लिखोगे सेक्शन 11 को 3 पार्ट्स में बांटेंगे, 3 ब्रांचेस ऑफ सेक्शन 11। पहले में फ्लो चार्ट में एरो मार्क करके लिखोगे एज ऑफ मेजोरिटी, दूसरे में लिखोगे साउंड माइंड, और तीसरे में लिखोगे नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। एज ऑफ मेजोरिटी में तुम फिर नीचे एरो मार्क करके लिखोगे सेक्शन 3 इंडियन मेजोरिटी एक्ट। ईयर याद रहता है तो वेल एंड गुड, वरना नहीं तो इट्स ओके। फिर उसको आगे 2 पार्ट में लिखोगे 18 साल और 21 साल। साउंड माइंड में तुम नीचे एरो मार्क करके लिखोगे केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस एंड रैशनल डिसीजन मेकिंग स्किल। और नॉट डिस्क्वालिफाइड में एरो मार्क करके नीचे लिखोगे कन्विक्ट और इंसॉल्वेंट। ये 2 मैंने एग्जाम्पल अभी आपको दिए हैं, इसके अलावा भी और बहुत सारे लोग हैं, बहुत तरह के पॉइंट्स हैं जो लीगल डिस्क्वालिफिकेशन में आते हैं, लेकिन वो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो चलो अब कुछ केसेस हैं माइनॉरिटी के ऊपर। अभी मैं तुम्हारा ना सेक्शन 11 में माइनॉरिटी वाला पार्ट कवर कर रही हूँ, साउंडनेस ऑफ माइंड मैं तुम्हें अगली क्लास में कराऊंगी। तो मोहिनी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष का केस है, 1903 का केस है।
प्रीवी काउंसिल ने डिसाइड करा था। इसमें एक माइनर था धर्मदास घोष, उसने अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करके एक लोन लिया था, ठीक है। लेकिन बाद में उसने उसे पैसे देने से मना कर दिया, ये कहकर कि भाई वो माइनर है जब उसने ये लोन लिया था, और माइनर के साथ की गई सारी ट्रांजैक्शंस वैलिड नहीं होती हैं। मतलब मैं देखो वर्ड का यूज कर रही हूँ, वैलिड नहीं होती है, क्योंकि वो लीगली क्वालिफाइड नहीं है, क्या बोलना है उसको। तो यहाँ पर प्रीवी काउंसिल ने क्या बोला कोर्ट को, मोहरी बीबी को, कि देखिए ऐसा है मैडम, जो जब एक बच्चा किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, चाहे उसने झूठ ही क्यों ना बोला हो अपनी एज को लेकर, वो कॉन्ट्रैक्ट देखा जाए कॉन्सेप्चुअली तो वो वैलिड नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इंडियन मेजोरिटी एक्ट ये कहता है कि 18 साल से कम उम्र का बच्चा कॉम्पिटेंट नहीं है किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। देखो वर्ड यूज हुआ है एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट वर्ड यूज नहीं करना यहाँ, तुमने तुमने एक एग्रीमेंट वर्ड यूज करना है। तो यहाँ पर हुआ वॉइड एब इनिशियो एग्रीमेंट, ठीक है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट को शुरू करने की जो पहली सीढ़ी है, पहली सीढ़ी क्या है कि आपका 18 साल का होना जरूरी है। उसने पहली सीढ़ी पर ही डिस्क्वालिफिकेशन अटेन कर लिया है। तो जब उसने सीढ़ी ही नहीं चढ़ी तो कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से हुआ? तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा एग्रीमेंट। तो ये एक लैंडमार्क केस है। हर हर पर्टिकुलर आप इसे पढ़ लो कि कहीं किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, ये केस आपको पढ़ाया ही जाता है, जो ये कहता है कि पहली बात ये कि माइनर कॉम्पिटेंट नहीं होते, दूसरी बात ये माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, माइनर के साथ एग्रीमेंट होता है, और वो भी होता है वॉइड एब इनिशियो, मतलब वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, चाहे उन्होंने अपनी एज को मिस रिप्रेजेंट ही क्यों ना करा हो। अब ध्यान से देखना, अब इस जजमेंट पर ना रिफाइनमेंट आती रहेगी। हम इसमें कुछ नया इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, अगले केसेस उसको रिफाइन करते रहेंगे। अगला केस है आपका 1928 का खानगुल वर्सेस लखा सिंह का, लाहौर हाई कोर्ट का केस है, ठीक है। इसमें भी प्रॉपर्टी को लेकर एक माइनर ने कॉन्ट्रैक्ट करा है ट्रांसफर करने का, ठीक है। और जब माइनर मेजर हो गया तो सेकंड पार्टी ने उसको बोला भाई अब एग्जीक्यूट कर दो, मेरे नाम पे ट्रांसफर कर दो। अब यहां से देखो, यहां पर थोड़ा हम इसको इम्प्रूव करेंगे, ठीक है, फिल्टर होना शुरू हो जाएगा प्रोसेस। अब यहाँ पर कोर्ट के सामने बच्चा जाकर खुद कह रहा है कि सर मैंने अपनी माइनॉरिटी के दौरान एक कॉन्ट्रैक्ट करा था, जो कि सामने वाली पार्टी ने बोला जब तुम मेजर हो जाओगे हम तभी इसकी इन्फोर्सेबिलिटी क्रिएट करेंगे, एग्जीक्यूशन तभी किया जाएगा। ही मतलब ही प्रायोरिटाइज्ड कि मैं वेट कर लूंगा। अब मैं सर बड़ा हो गया हूं और मैं ये करना चाहता हूं, तो कोर्ट बोलेगा वॉइड है, कोर्ट बोलेगा नहीं वॉइड नहीं है, वैलिड है, आप कर सकते हो। तो इस पर्टिकुलर केस से, खानगुल वर्सेस लखा सिंह के केस से हमें ये पता चलता है कि पहली बात है, चाहे तुम मेजॉरिटी पर अटेन क्यों ना हो जाओ, चाहे तुम 18 साल के क्यों ना हो जाओ, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट माइनॉरिटी के दौरान किया हुआ वॉइड ही होगा। तो कोर्ट ने उन्हें उस बच्चे को क्या सजेशन दिया? कोर्ट ने उस बच्चे को सजेशन दिया कि बेटा ठीक है आपने करा और सामने वाली पार्टी ने वेट भी करा, अब आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो आप एक काम करो ना, अपना पुराना एग्रीमेंट उसको रेनोवेट, मतलब रेनोवेट बोल रही हूँ उसको 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 नए तरीके से लिख लो। नए तरीके से लिखोगे तो एक नया कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो जाएगा। इसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट लॉ में नोवेशन, नॉट रेनोवेशन, नोवेशन, ठीक है। तो कोर्ट ने क्या बोला? कोर्ट ने बोला देखो बच्चे, अगर माइनॉरिटी के दौरान किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट तुमने इन्फोर्स करना है वो तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो वॉइड होता है। तो मैं तुम्हें ये सजेस्ट करूंगा कि तुम एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाओ और उस चीज को इन्फोर्स कर लो, वो वैलिड हो जाएगा, ठीक है। अगला केस आता है श्री काकुलम सुब्रमण्यम वर्सेस कुरा सुब्बाराव का, प्रीवी काउंसिल का डिसाइडेड केस है, ठीक है। इसमें भी यही हुआ कि माइनर ने कुछ प्रॉपर्टी सेल करने का एग्रीमेंट करा, और मेजॉरिटी अटेन करने के बाद उसने रीअफर्म कर दिया कि भाई हम एक फ्रेश डीड करेंगे और उसके बाद ये सारा काम करेंगे, ठीक है। तो देखो कोर्ट ने उसी चीज को रिफाइन करके यहाँ पर कंप्लीट सेंटेंस में लिख दिया है कि अगर एक बच्चा अपनी माइनॉरिटी के दौरान कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है और बड़ा होकर उसको कैंसिल करके एक नया ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है, तो जो नया कॉन्ट्रैक्ट है वो मेजॉरिटी के दौरान किया गया है और उसे वैलिड डिक्लेयर करा जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब वो क्या कर रहा माइनर, यहाँ पर एक नया प्रिंसिपल और आता है। एक प्रिंसिपल ये आता है कि बच्चे ने अपनी 18 साल की उम्र अचीव करने के बाद अपनी की गई पुरानी ट्रांजैक्शन को कंफर्म कर दिया कि हाँ सर मैंने करा था, इसे बोलते हैं रेटिफिकेशन। तो श्री काकुलम सुब्रमण्यम वर्सेस कुरा सुब्बाराव के केस में जो डॉक्ट्रिन पढ़ाई जाती है वो है डॉक्ट्रिन ऑफ रेटिफिकेशन।
जो ये कहती है कि अगर बच्चा बड़ा होकर अपने पुराने किए गए काम को एक्सप्रेसली कंफर्म कर देता है कि वो इसे कंटिन्यू करना चाहता है और एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है, तो वो डीड वैलिड मानी जाती है और वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाता है और वो पर्टिकुलर अप्रूवल रेटिफिकेशन कहा जाता है। तो इसे डॉक्ट्रिन ऑफ रेटिफिकेशन भी कहा जाता है। अगला केस है आपका अजूदिया प्रसाद वर्सेस चंदनलाल का केस है। 1937 का केस है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का केस है। इसमें जो रिफाइनमेंट हुआ है, अब ध्यान से देखना। तुम क्या पढ़ रहे हो? मोहिती बीबी कह रही है कि नहीं भाई, वॉइड वॉइड एब इनिशियो होता है। फिर रिफाइनमेंट आ रही है, नहीं अगर वो कंफर्म कर देता है तो हो सकता है। कंफर्मेशन अगर एक्सप्रेस कर देता है और नया कर लेता है तो भी हो सकता है। ठीक है। अब यहाँ पर आपको बोला गया है कि अगर एक बच्चा अपनी एज को प्रॉपर तरीके से ना बताकर, मतलब उस पर कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करके या मिस रिप्रेजेंटेशन करके कि सर मैं तो 18 का हूं, चाहे वो हो 15-16 साल का, कोई लोन ले लेता है और फिर उसे रीपे नहीं कर पाता, ठीक है, तो डेफिनेटली जिस बंदे ने लोन दिया है वो उसकी रिकवरी तो करेगा ना। ठीक है। अब कोर्ट ये कह रहा है कि भैया आप इसकी रिकवरी नहीं कर सकते चाहे इसने अपनी एज मिसरिप्रेजेंट क्यों ना करी हो। ठीक है। लेकिन कोर्ट ने बोला देखो भाई, इसने जो तुमसे पैसे पैसे लिए हैं ना, अगर वो इसके पास पड़े हैं, प्लीज माइंड इट, लिसन टू इट वेरी केयरफुली, अगर वो पैसे इसके पास पड़े हैं या उन पैसों से इसने कोई चीज खरीद ली है, कोई फोन खरीद लिया है और वो फोन इसके पास पड़ा है, तो वो तुम ले जाओ। ठीक है। ये मैं तुम्हें कह सकता हूं, इसे बोलते हैं रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन का मतलब हो गया कि तुम्हें वो जो चीज वापस मिल जाएगी जो चीज तुमसे ली गई थी। तुम रेस्टिट्यूशन का केस भी फाइल कर सकते हो। ठीक है। अब ध्यान से देखना, इन्होंने मेन प्रिंसिपल को तो नहीं ना छेड़ा, इन्होंने बोला कि माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, वॉइड एब इनिशियो एग्रीमेंट होता है। लेकिन उसने फ्रॉड करके जो चीज तुमसे ली है वो चीज तुम वापस मांग सकते हो। अगर उसने उस चीज को यूज कर लिया है और अब वो नहीं है तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। तो देखो, रिफाइनमेंट कर रही हूं मैं, रिफाइनमेंट, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। अजूदिया प्रसाद वर्सेस चंदनलाल का केस क्या कहता है? वो ये कहता है कि भाई अगर एक बच्चा अपनी एज को मिस रिप्रेजेंट करके तुम्हारे साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट करता है तो मोहिनी बीवी के हिसाब से वो वॉइड एब इनिशियो है, बिल्कुल है। आगे वो फर्दर लेकिन लगा देता है, लेकिन अगर उसने धोखा देकर या मिस रिप्रेजेंटेशन करके आपसे पैसे लिए और उन वो पैसे अभी इसके पास पड़े हैं तो आप उन पैसों की रिकवरी कर लो। अगर उसने पैसों से कोई चीज खरीद ली है तो आप उस चीज की रिकवरी कर लो, अगर पड़ी है तो। अगर नहीं पड़ी तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो रेस्टिट्यूशन का प्रिंसिपल समझ आया। अगला केस है आपका राघवाचार्य वर्सेस श्रीनिवासा का, 1916 का केस है, मद्रास हाईकोर्ट का केस है। इसमें भी अपनी एज को मिस रिप्रेजेंट करके बच्चे ने लोन लिया है और उसकी रीपेमेंट नहीं करी। ठीक है। अब इसमें भी प्रिंसिपल ऑफ रेस्टिट्यूशन को ही इंटरप्रेट करा गया है, ये कहकर कि भाई अगर पैसे पड़े हैं तो रिकवरी कर लो, अगर पैसे नहीं पड़े हैं तो रिकवरी भी नहीं हो सकती। ठीक है। आ गया समझ? अगला केस है आपका मिथुलाल वर्सेस जांग रघुभार का, इलाहाबाद हाई कोर्ट का केस है। इसमें भी एक बच्चे ने अपनी एज को मिस रिप्रेजेंट करा है और कोई कॉन्ट्रैक्ट करा है, उसके बाद इसने परफॉर्म करने से मना कर दिया, ये कहकर कि भैया मैं तो माइनर था उस टाइम पर। ठीक है। अब ध्यान से समझना, वो बंदा माइनर था, वो खुद कह रहा है माइनॉरिटी के दौरान किया गया काम अप्रूव नहीं किया जा सकता। माइनॉरिटी के दौरान किया गया काम मेजॉरिटी अचीव करने के बाद, मेजॉरिटी अटेन करने के बाद आप उसे अप्रूव करते हैं, वो भी रिटर्न में, वो भी नए कॉन्ट्रैक्ट में। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट यही कह रहा है कि अगर एक माइनर फ्रॉडुलेंट मिसप्रेजेंटेशन करके अपनी एज का आपसे कोई बेनिफिट लेता है, लेकिन अगर वो उस बेनिफिट में से, मतलब जो भी पैसे उसने लिए, अगर नहीं बचे हैं उसके पास या उसने खा पी कर उड़ा दिए या कुछ भी कर लिया, तो अब आप उसकी रिकवरी भी नहीं कर सकते। ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, मैं तुमसे बार बार यही कह रही हूँ कि अगर एक बच्चा लोन लेता है और उसको वापस नहीं करता है तो आप उस चीज की रिकवरी तो कर ही नहीं सकते, पहली बात है, क्योंकि वो वॉइड है, वॉइड एब इनिशियो है। दूसरी बात है, अगर आप उस पर्टिकुलर चीज की रिकवरी करना चाहते हैं तो आपको ये साबित करना पड़ेगा कि वो चीज इसके पास है। अगर आप नहीं साबित कर पाए वो चीज इसके पास नहीं है तो आपको उस चीज की रिकवरी भी नहीं मिलेगी। आया समझ? अगला केस है आपका राघवाचार्य वर्सेस नारायणा अय्यर का, मद्रास हाई कोर्ट का केस है। इसमें भी बच्चे ने पैसे उधार लिए हैं और रीपेमेंट करने से मना कर दिया है। अब ध्यान से समझो, इस पर्टिकुलर केस में कोर्ट ने क्या कहा। कोर्ट ने कहा कि भाई वॉइड है,
आपका वॉइड एब इनिशियो एग्रीमेंट है, आप पैसे की रिकवरी भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर बच्चे के पास वो पैसे हैं, आप उसे रिकवर कर सकते हैं। अब ध्यान से समझो इस चीज को। एक वर्ड हमने यूज करा रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन का मतलब हो गया कि आप उसको दोबारा से मांग सकते हैं कि वो चीज इसके पास पड़ी है, मुझे वो वापस दिला दो। ठीक है, ये तो पढ़ा गया था उसकी फेवर में, डिफेंडेंट की फेवर में, कि वो कह रहा है सर इसके पास ये चीज पड़ी है माइनर के पास, इसको बोलो मुझे दे दे। ठीक है, लेकिन अगर हम माइनर के लिए कोई वर्ड यूज करना शुरू करें तो वो होता है अनजस्ट एनरिचमेंट। अनजस्ट एनरिचमेंट का मतलब होता है चित भी मेरी पट भी मेरा। ठीक है, अब ध्यान से समझना, मैं तुम्हें क्या समझाना चाहती हूँ। कोर्ट में बच्चा जाता है और वो ये कहता है कि सर बेशक मैंने चीटिंग करके, मिसरिप्रेजेंटेशन करके अपनी एज बताई, ठीक है, मैंने पैसे भी उड़ा दिए, मैं वापस नहीं करूंगा। कोर्ट बोलेगा भाई क्यों नहीं करेगा? जस्ट बिकॉज की वॉइड वॉइड एब इनिशियो एग्रीमेंट है। तो यहाँ पर कोर्ट ने बोला ऐसा नहीं होता बेटा, चित भी मेरी पट भी मेरी, मतलब एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, ऐसा नहीं है। अगर तुम्हारे पास सामान पड़ा तो तुम्हें वापस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट, जो कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ का पार्ट नहीं है, ये इनकम टैक्स के प्रोविजंस है, इनकम टैक्स में पढ़ी जाती है डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट, जो ये कहती है चित भी मेरी पट भी मेरी। ठीक है, तो यहाँ पर हम कहते हैं कि अगर आप चाहें तो प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट का केस भी, मतलब उस पर्टिकुलर ग्राउंड पर भी आप अपनी रिकवरी कर सकते हैं। ठीक है, प्रोवाइडेड कि वो चीज उसके पास पड़ी हुई होनी चाहिए, तभी आपकी रिकवरी हो सकती है, रेस्टिट्यूशन तभी हो सकता है। अब देखो, इंडियन लॉ में ना 18 साल की एज बहुत मैटर करती है। जैसे इंडियन मेजोरिटी एक्ट का सेक्शन 3 आपको कहता है कि एज ऑफ मेजोरिटी 18 साल है। कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि 18 साल का होना चाहिए। क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जब हम लॉ ऑफ क्राइम्स पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कि 7 साल है। एज ऑफ मैरिज जब हम हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कि मिनिमम एज 18 साल है लड़की के लिए और 21 साल है लड़के के लिए। जब हम पॉक्सो की क्लासेस लेंगे तो उसमें हम एज ऑफ कंसेंट भी पढ़ेंगे, 18 साल है। 18 साल के बाद आपको वोटर आईडी कार्ड भी इशू हो जाता है। अगर आपने अपनी कोई विल बनानी है तो भी 18 साल के बाद बना सकते हैं। और अगर आपने बच्चे कोई नौकरी करनी है तो ध्यान से समझना, एक होती है इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप्स, जैसे आप होटल मैनेजमेंट वगैरह करते हैं तो उसमें आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कराई जाती है, सीए करते हैं। ठीक है, तो उसमें 14-15 साल अलाउड है। अब उसमें हम एक वर्ड यूज करते हैं अप्रेंटिसशिप। ठीक है, तो आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने जॉब करनी है तो 18 साल ही है। और अगर आपने गाड़ी चलानी है तो फिर तो आपको पता ही 18 साल के बाद ही आपको लाइसेंस मिलता है। तो ये रहा आपका पहला पार्ट सेक्शन 11 का। देखो सेक्शन 11 3 पार्ट्स में पढ़ना है तुमने। पहला पार्ट है एज ऑफ मेजोरिटी, दूसरा पार्ट है साउंडनेस ऑफ माइंड और तीसरा पार्ट है नो लीगल डिस्क्वालिफिकेशन। मैंने आज की क्लास तुम्हारी सिर्फ एज ऑफ मेजोरिटी पर ली है। एज ऑफ मेजोरिटी 18 साल 18 साल 18 साल। और इसका पूरा क्रक्स है कि भाई अगर आप अपनी एज को मिस रिप्रेजेंट करके कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका क्या स्टेटस है। पहली बात, आंसर वॉइड एब इनिशियो एग्रीमेंट। सेकंड क्वेश्चन, आपने जो कॉन्ट्रैक्ट करा, जो भी उसे उधार लिया, क्या उसकी रिकवरी हो सकती है? आंसर इज नो। लेकिन फिर एक्सेप्शन, हो सकती है भाई, हो सकती है। अगर वो सामने वाली पार्टी साबित कर देती है कि भाई तुम्हारे पास वो चीज पड़ी है या तुमने उस पैसे से कोई चीज खरीदकर उसका बेनिफिट लिया है, तो सामने वाली पार्टी उस चीज का क्लेम फाइल कर सकती है, इसे बोलते हैं रेस्टिट्यूशन। और कोर्ट तुम्हें डांट लगा सकता है कि भैया चिट भी मेरी पट भी मेरी, डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट, तो ये चीज आप उसे वापस करो। तो ये रहा था तुम्हारी क्लास का आज का पूरा क्रक्स। आज मैं थोड़ी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मतलब ठीक है, इट्स ओके। तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, और बस कल मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच।